डीके एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट डीके बॉस। जो मेहनत से पढ़ता है उसका ही कद बढ़ता है। आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं, एग्जाम की दृष्टि से रामबाण टॉपिक है। अगर नदी, पर्वत, पठार, चोटी, भूगोल का ये जबरदस्त टॉपिक नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। आज बहुत ही इंजॉय के साथ इसको पढ़ना है और एक एक पॉइंट को जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है आज उसका ऑपरेशन करना है। पढ़ेंगे नदी में उद्गम, मुहाने, सहायक, उपनाम, कौन से किनारे शहर स्थित है, डेल्टा, सुंदरबन, नदी द्वीपों को पढ़ेंगे। पर्वत में आरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा, हिमालय अवस्थिति और सर्वोच्च चोटी, उन पर्वतमालाओं की सबसे ऊंची चोटी। और परीक्षोपयोगी जो भी प्रश्नोत्तर होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। प्लस पूर्व की जो परीक्षाएं हुई हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, उनमें यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। और कोई भी मैंने फालतू चीज़ नहीं ली है यहाँ पे। एग्जाम की दृष्टि से जो हो सका है 100% मैंने अपनी तरफ से दिया है। ये नहीं करा है कि इधर उधर का पूरा घास पूरा पड़ा दिया, उसके बाद में जो मैंने वो छांटना मुश्किल हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हम सबसे पहले हम इन दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि भाई अगर पैदाइश या कह सकते हैं हम जन्म, हमारे भारत के अंदर जो जन्म होता है नदियों का, वो दो तरीके से माना जाता है मुख्यतः। ऐसा मत कर देना कि दउआ वाले सर कहते हैं कि हमारे यहाँ से नदी जा रही है, उस पर कोई एग्जाम में से पूछा जाएगा। वैसे तो नदियों का जाल बिछा हुआ है, मगर जो बड़ी नदियां हैं, जो गिनी चुनी नदियां हैं जो एग्जाम में आती हैं, उनको देखा जाए तो या तो जन्म हिमालय से होता है या फिर कहाँ से होता है, प्रायद्वीपीय। तो आप इस नक्शे को मैंने जस्ट बराबर में आपको दिया है और ये नक्शा एनसीईआरटी बुक का ही नक्शा है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना बिल्कुल एथेंटिक है। अब इसको समझिए, जो हमारा हिमालय इतना है, ये है हमारा नॉर्थ, मतलब कह सकते हैं उत्तर है, ये साउथ है और ये है हमारा ईस्ट और ये क्या है हमारा वेस्ट। सही है, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। अब पहली चीज। दूसरी चीज क्या देखना है, पानी, जो नदी है, नदी निकले कहीं से मगर जाएगी पानी में। इधर हमारा क्या है, अरब सागर है, ये देखिए। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है और नीचे हमारा हिंद महासागर है। मगर क्या होता है, हमारी जो नदियां हैं या तो अरब सागर में आके रुकती हैं, गिरती हैं, या फिर कहाँ रुकेंगी, बंगाली खाड़ी में। क्योंकि हमारे ये देश का ढलान है ना, वो या तो बंगाल की तरफ ढलान है या फिर अरब सागर की तरफ ढलान है। मतलब हिंद महासागर से कोई भी मतलब नहीं है, पहली चीज। और एक चीज समझ लीजिए, नदियां मोस्टली, जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, मोस्टली 80 से 90% जो नदियां हैं वो कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर एग्जाम में आ जाए जो बड़ी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बहुत कम नदी ऐसी हैं जो हमारी अरब सागर या खंपात की खाड़ी, जो गुजरात के किनारे वाली साइड है, वहां गिरती है। ये अपने दिमाग में बसा लो। तो अगर पैदाइश के अनुसार देखा जाए तो या तो नदियां इस वाली बेल्ट से निकलती है, उत्तर में हिमालय है, ये तो कन्फर्म है। तो ये जो बेल्ट है, मैं दिखा रहा हूं, एक मिनट रुकिए आप, ये देखिए, मैंने थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं। ये जो बेल्ट है यहाँ से, ये क्या है, चीन है और ये तिब्बत दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, पूरा हिमालय है, पूरा हमारा नेपाल पूरा हिमालय में आ गया। तिब्बत वाली बेल्ट पूरी हिमालय में आ गई। इधर हमारा उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और जम्मू कश्मीर, ये वाली जो बेल्ट आपको दिख रही है ये पूरी क्या है, हमारी हिमालय में आती है। तो पैदाइश जो नदियों की होती है वो दो प्रकार से हमारे मानी गई है। तो मैं एनसीईआरटी के नक्शे से ही आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहां से जो नदियां निकलेंगी, चाहे बेशक इधर को जाएं, चाहे वो इधर को आए, चाहे वो यहां से निकले, चाहे वो यहां से निकले, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये हमारी हिमालयी नदियां कहलाती हैं। कतई कन्फर्म है ये चीज। अब आते हैं यहाँ पे, फिर प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी होती हैं। अब ये तो हिमालय हो गई जो नदियां दिख रही हैं। अब जो इधर से है ये वाला मटेरियल, चाहे आपके आरावली हो गया, सतपुड़ा हो गया, जो ये वाले पहाड़ है भाई, नदियां तो पहाड़ों से निकली हैं बड़ी, ये तो कन्फर्म है। चाहे नागपुर के पठार से निकली हो, मतलब निकली है। हिमालय के अलावा जो नदियां ये यहाँ से निकली हैं, ये क्या है, हमारी प्रायद्वीपीय नदियां होती है। और प्रायद्वीपीय नदियों का मतलब होता है ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से हमारा पानी से घिरा हुआ हो। जैसे आप देख रहे हो ये वाला जो सिस्टम है, ये किस चीज से है, हमारा पानी से। देखो, एक तरफ से पानी, दो तरफ से पानी और तीन तरफ से। तो जो ये मेरा भूभाग है ये वाला, ये हमारा किधर से, तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ से जो उद्गम होता है इधर से, चाहे वो उधर को जाए चाहे इधर को आए, ये सारी नदियां हमारी प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। और जो ऊपर से निकलती हैं ये हमारी हिमालयी नदियां कहलाती हैं। ये कतई कन्फर्म है। सही है भैया। अब बात करते हैं मुख्य और सहायक नदियां क्या होती हैं। मुख्य नदी ये होती है
पैदा है तो ये सब अपने अलग अलग स्थान से होती हैं, मगर मुख्य नदी अपने वजूद के सहारे ही बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में चली जाती है, पहली चीज। और जो सहायक नदियां होती हैं ये क्या होता है, मुख्य नदी में ही इनका कनेक्शन हो जाता है और मुख्य नदी में मिलते ही इनका वजूद खत्म हो जाता है, फिर ये मुख्य नदी अपने नाम से जानी जाती है, सहायक नदी का वजूद बिल्कुल दमुआ वाले सर जी खत्म हो जाता है। जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है मेरे दोस्त, हमारे इरादों का असली इम्तिहान बाकी है दोस्त। अभी तो नापी है हमने थोड़ी सी मुट्ठी भर जमीन, अभी तो मापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। हौसले लग, बहुत ऊपर तक उड़ान उड़ेगा तू यार, सही है। और डीके एजुकेशन अड्डा पर आपका स्वागत है और आपके लिए बिल्कुल तत्पर है। तो ये चीजें हैं, अब आगे बात करते हैं। एक मैंने ये स्लाइड दी है, इसका पूरा मेरा मकसद ये है कि एक चीज आपके दिमाग में थोड़ा ज्यादा, मैं ज्यादा बड़ा करके ना पढ़ाऊं यार, समझ गए। मैं लेक्चर लंबा देता हूं मगर जो पढ़ाने का तरीका होता है बहुत छोटा होता है, पहली चीज। दूसरा, ये जिन नोट्सों से मैं पढ़ा रहा हूं ये मेरे खुद के हाथ के बने हुए नोट्स हैं। अगर आप चाह रहे हो कि यार सारे नोट्सों की मैं पीडीएफ मिल जाए और रट्टा मारने मिल जाए तो मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट डाल देना भैया, मैं उसमें स्क्रीनशॉट डालते ही ये सारे मैं आपको व्हाट्सअप करता रहूंगा, सही है भैया। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गंगा नदी। वैसे तो नदियों का जाल है मगर हम महत्वपूर्ण नदियां आज बिल्कुल कंप्लीट करेंगे और एग्जाम का नदियां पर्वत पठार से जो 2 3 4 नंबर आते हैं वो बिल्कुल फिनिश करेंगे। गंगा क्या है हमारे, पहली बात समझ लो, ये भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। ये इसको पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, सही है। इसका क्या है, उद्गम क्या है, गंगोत्री कह सकते हैं या गौमुख कह सकते हैं। और ये जब जहां से निकलती है ना तो ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। किसके, भागीरथी के नाम से। जब ये निकलती है गौमुख से, फिर ये अलकनंदा से मिलती है, कहाँ पे, देवप्रयाग में, उत्तराखंड में। जैसे ही देवप्रयाग से अलकनंदा से मिलती है फिर एक गंगा का नाम हो जाता है, फिर ये गंगा बन जाती है पूर्ण रूप से। परंतु असली जो मुख्य धारा है वो भागीरथी नाम से होती है, गौमुख या गंगोत्री से निकलती है। और देखो ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, मैंने आपको बताया तो बंगाली खाड़ी में या फिर अरब सागर में। अगला आता है ब्रह्मपुत्र। ये सांगपो है जो तिब्बत में है और ये मानसरोवर से निकलती है जो कि तिब्बत में एक जगह है, सही है मेरे प्यारे दउआ वाले सर जी। तो सांगपो से निकलती है तिब्बत में एक जगह है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है। तो सांगपो जहां से ये निकलती है वहां से सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। और दिहांग का कहते हैं, दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में ये प्रवेश करती है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये पूछ लिया गया कि भैया जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना वो भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से। और अगली बात यह है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में खास तौर से जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जमुना। कहां पे, बांग्लादेश में। और ये मानसरोवर से निकल के बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। सिंधु नदी भी मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर तिब्बत में है, मतलब चाइना के आधिपत्य में जो तिब्बत है उसमें है। ये अरब सागर में, मतलब ये समझ सकते हो, ये इधर को आ रही है तो ये इधर को चली गई, सही है। अब कृष्णा नदी, कृष्ण जी महाबलशाली थे ऐसे याद कर लेना, तो ये महाबलेश्वर से, ये बंगाली खाड़ी में। कावेरी ब्रह्मगिरी बंगाल की खाड़ी। नर्मदा नदी अमरकंटक खंपात की खाड़ी। गोदावरी नासिक के त्रिवेंगसर में बंगाली खाड़ी। तो आपने देखा खंपात और अरब सागर ये चीज़ एक ही है। खंपाती खाड़ी क्या होता है, जो गुजरात के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको खंपात की खाड़ी बोलते हैं, तो वो अरब सागर के किनारे वाला हिस्सा है। तो सही है, इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं भाई, सही है भैया। हमारे दउआ वाले सर का आशीर्वाद है कि डीजी के एजुकेशन अड्डा पे लगातार रौनक बनी हुई है आप सभी लोगों के सहयोग से। और यार आप लोग चाहते हो कि मेरा मनोबल भी बढ़े तो आपका दायित्व बनता है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही मेरा पुनर्बलन दिलवाएगा। मैं चाहता हूं मेरी फैमिली बड़ी हो जाए जिससे मुझे जिम्मेदारी हो और मैं डेली बहुत बढ़िया जबरदस्त आपकी वीडियो बना के डालूं। गंगा नदी और इनकी अब सहायकों की बात कर ले। अभी आगे के देखिए क्या हो रहा है। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सोन इसकी गंगा की सहायक नदियां हैं। मतलब ये आकर गंगा मिल जाती। वैसे तो अनगिनत है, गंगा में पता ना कितनी नदियां मिलती हैं, मगर जो मोस्ट है उनको ही हम पढ़ेंगे, वरना 1 2 4 6 नंबर के चक्कर में ये नहीं कि पूरा हम क्या करें, किताब फाड़ दे दऊंगा वाले सर की तरह पढ़ते। सही है भाई खड़े वाले सर। अब ब्रह्मपुत्र की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लोहित। कई एग्जाम में पूछा गया है कि दिबांग और लोहित किसकी सहायक नदियां हैं, तो भैया ब्रह्मपुत्र की हैं। धनश्री, कामेघ, मानस, तीस्ता और सुमनश्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये क्या है, हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो 3 तरफ से समुद्र को घिरा हुआ है, वहां की नदियां हैं। इनका देख लो, इसकी सहायक प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पैनगंगा, वर्धा, बैनगंगा, प्राणहिता, वैनगंगा और पैनगंगा ये बहुत आती है। किसकी सहायक है भैया, गोदावरी की। कुंडाली, बेसणा, कोयना, पंचगंगा और दूधगंगा। भैया देखो यहाँ भी गंगा है, यहाँ बैन है और पैन है, यहाँ पंच है और दूध है। तो पंचगंगा और दूधगंगा किसकी हो गई, कृष्णा की। वेरी इंपॉर्टेंट है। और मूसी, भीमा, भलपरवा, मगर वेरी इंपॉर्टेंट दूधगंगा और
पंचगंगा। यहाँ पे कोई इतना इंपॉर्टेंट कावेरी में है नहीं, मगर हेमवती फिर भी याद कर लेना, कावेरी की सहायक नदी है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, इसकी सारी इंपॉर्टेंट है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सतलज की सहायक नदी है, सिंधु की सॉरी, और ये नर्मदा की सहायक है। नर्मदा कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ये पॉइंट सही है भैया। आगे बढ़ते हैं, अब गंगा नदी का हम थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर जान लें भैया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर हम संक्षिप्त वर्णन करेंगे, आप समझते रहना, एक भी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से खाली नहीं जाएगा। अब यहाँ ये समझ लो, यहाँ निकलती है भागीरथी, ये यहाँ पे गौमुख से या कह सकते हैं गंगोत्री, और यहाँ से अलकनंदा से निकलती है संतोपत ग्लेशियर। ये आते आते यहाँ देवप्रयाग में मिल जाती हैं, सही है, देवप्रयाग में, सही है। और देवप्रयाग में मिलने के बाद में इनकी सिंगल धारा हो जाती है जो आपको दिख रही है। और ये इसकी देखो दाएं तरफ और बाएं तरफ से ये क्या है, इनकी सहायक नदियां हैं जो हरी हरी नसें दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। और एक बात सुनो, अब इधर से ये जो नदी आ रही है, लिखा है सांगपो, ये जहाँ से निकले सांगपो बोला जाता है क्योंकि ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, और ये कौन सी है हमारी, ये है ब्रह्मपुत्र, और अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से ये एंट्री पाती है। अब आप देख रहे होगे इन दोनों का मिलन कहाँ हो रहा है, मिलन हो रहा है, ये बांग्लादेश है ये वाला, यहाँ पर इनका मिलन हो गया। अब जैसे ही इधर से जमुना आई, और गंगा को बोलते हैं पद्मा, ये देखो लिखा है पद्मा और इधर लिखा है जमुना। जैसे ये दोनों बांग्लादेश में, अगर क्वेश्चन आ जाए कहाँ मिलती है तो आपको दिख रहा है ये बांग्लादेश में मिलती है, और जैसे ही मिलती है दोनों को बोला जाता है मेघना। क्या बोला जाता है, मेघना। इनकी संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं हम, मेघना बोलते हैं। आप देख रहे हैं हुगली, ये दामोदर नदी है, ये हुगली की सहायक है, और हुगली किसमें मिल गई, गंगा जी में मिल गई। तो आप ये देख रहे हो, देखो ये छोटा नागपुर से, ये सोन और ये टोंक से या दामोदर, ये सब निकली हैं, ये किसमें, गंगा जी में ही जाके विलुप्त हो गई हैं, अपना वजूद इनने गंगा जी में समाप्त कर दिया है। अब ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों कहाँ मिलती हैं, हमारे बांग्लादेश में मिल जाती हैं। कहाँ, बांग्लादेश में। देखो पद्मा हो गई और जमुना हो गई, जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र, पद्मा मतलब गंगा। तो ये जाके हमारी बांग्लादेश में मिल जाती है। इनकी संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं, मेघना, और दोनों मिलकर क्या सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, सही है। चलिए इसका हम आगे से और विस्तार से समझेंगे। चलिए, तुम दिल की धड़कन में, हाँ भाई दूंगा वाले सर जी खुश हैं भैया, डीके एजुकेशन अड्डा बने रहे हो आप लोग, सही है। दिल छोटा ना करो, यूं ना तुम अपने इरादे बदलो, हर पल में अपनी जिंदगी जी लो, सपने अपनी मुट्ठी में भर लो, जो मेहनत से पढ़ता है उसका ही कद बढ़ता है। डीके एजुकेशन अड्डा बार बार आपका स्वागत करता है, डीके एजुकेशन अड्डा बार बार आपका स्वागत करता है। चलिए भैया, ये थोड़े मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है कि भैया हमारी जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी कितने राज्यों से, कितने स्टेटों से गुजरती है, 1 उत्तराखंड, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 झारखंड, 5 पश्चिम बंगाल। तो ये पीसीएस की प्री तक में पूछ लिया गया है कि गंगा नदी कितने स्टेटों से गुजरती है, तो 5 स्टेटों से। याद कर लो, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था किससे नहीं गुजरती है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तराखंड से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, सही है। पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में, बांग्लादेश के बाद विलुप्त, उसके साथ मेघना बना लेती है। अच्छा, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। भैया एक भी पॉइंट यहां से बच के नहीं जाएगा। चलिए आगे आते हैं, अब बात करते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्या, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। देखो ये वाला आप ग्रीन कलर में देख रहे होगे, ये सुंदरबन है, ये बांग्लादेश है जो भी पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और ये हमारा इंडिया हो गया, और इंडिया का एक स्टेट है बंगाल। ये ध्यान रखना, बंगाल जो पश्चिम बंगाल जिसे बोलते हैं वो हमारे देश का एक हिस्सा है, देश का स्टेट है। जैसे हम उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश के हैं, वैसे ही हमारा क्या हुआ है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम इसलिए कहते हैं जो पूर्वी बंगाल था उसे बांग्लादेश बना दिया गया, और जो पश्चिम बंगाल है वो हमारे स्टेट को दे दिया गया बंटवारे के समय। तो पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश बोलते हैं जो पाकिस्तान था, और पश्चिम बंगाल हमारे देश में है। तो ये जो है ये हमारे देश का हिस्सा हो गया, ये बंगाल का हिस्सा बांग्लादेश का हो गया। तो यहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं, तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा मतलब एक गाद होती है, गाद बोलते हैं, एक मिट्टी साथ में अपने लेके आती हैं, जो डेल्टा ही होता है, बहुत उपजाऊ होती है। यहीं पे क्या होता है, एक डेल्टा बन जाता है जिसमें सुंदरबन उगाते हैं, सही है। और इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है, और इसमें विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र भी है यहीं पे, बंगाल अपने देश और बांग्लादेश के नीचे। अब थोड़ी झलकियां ये देख लो कि ये जो है मैंग्रोव वन क्या होते हैं। देखो पानी है इनकी जड़ों में घुसा हुआ है, देखो, और पानी में अगर किसी पेड़ को, अगर मान लो अपने लोग उत्तर भारत में रहते हैं तो ऐसा कोई वृक्ष है कि जो हर वक्त पानी में रहे फिर भी जिंदा रह ले, मगर इनकी जड़ें देखो कहाँ तक फैली हैं, सड़ती वड़ती नहीं है, ये आधी हो गए हैं नीचे को। तो यही मैंग्रोव वैन है जो आप इस सीन देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, सही है भैया।
दूंगा वाले सर जी। माफी चाहता हूं भैया। चलिए, ब्रह्मपुत्र, जैसे आप समझ सकते हो, गंगा हमारी इधर से आई, निकलती दोनों इधर से ही हैं, हिमालय से। ये इधर से निकल गई, इधर से सॉरी, और ये इधर को आगे निकल गए। मतलब एक इधर को पूर्व उत्तर में आई और एक उत्तर से निकल के आई, और दोनों कहाँ मिल गई? बांग्लादेश में। और मिलकर यहीं पे क्या हुआ इनका, मतलब समाहित हो गई, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। पहली चीज, सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। नदी द्वीप अब हम आगे समझेंगे नदी द्वीप होते क्या है। ये देखो भाई, मांजुली द्वीप बनाती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ बनाती है भैया? असम में बनाती है। कहाँ बनाती है? असम में बनाती है। ये अपने दिमाग में डाल लिया आपने, कहाँ बनाती है भैया? असम में बनाती है। अब ये देखो, ये इधर भी ब्रह्मपुत्र है, इधर भी ब्रह्मपुत्र है, दोनों मिलके आगे फिर अपनी सिंगल धारा में आ गई। ये टापू है, यहाँ पे लोग रहते भी हैं। देखो आप देख रहे हैं झोपड़ियाँ स्क्रीन में देख रहे हैं। तो ये माजुली द्वीप है, दोनों तरफ क्या है इनके? पानी है, और बीच में क्या है? इसमें एक द्वीप बसा हुआ है, अच्छा खासा छोटा खासा कस्बा बना हुआ है। क्यों भाई? कि दूंगा वाले सर जी, आप खड़िया वाले सर को समझाएं। और मिशन जो उनका लगा हुआ है कि मुझे सहायक अध्यापक बनना है, अब जब भी भर्ती निकलेगी, तो आप डीके एजुकेशन अड्डा पर खड़िया वाले सर को लाएं कि वो सपना चौधरी गाने को ज़्यादा ही देखते हैं। उनसे कहें गाने कम देखें, और डीके एजुकेशन अड्डा पे छोटे छोटे मोटे मोटे गाने सुने और एंजॉय लें भैया। आपने अब तक इतिहास जाना, उसका क्या बोलते हैं, इसका ब्रह्मपुत्र का और गंगा का। अब बात कर लें थोड़ी नर्मदा का। देखो, मुझे फालतू नदियाँ पढ़ानी नहीं है भैया, इसे रेवा नदी भी कहते हैं नर्मदा को। पहली चीज़, भारत की सबसे 5वीं नदी है, मगर देखा जाए इससे ऊपर गंगा है या ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद देखा जाए तो ये मोटे हिसाबों में ये 4 इससे बड़ी है, और ये 5वें नंबर पर आती है, बड़ी और मतलब लंबाई के हिसाब से। पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मोस्टली क्या है, हमारे यहाँ से जो नदियाँ निकालती हैं सब पूरब में आती हैं, सही है, तभी तो वो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, पूरब में बहती हैं। जो नदियाँ पश्चिम में बहेंगी वो सीधे अरब सागर में गिरेंगी। तो ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, ये अपनी दिमाग में बसा लेना। और ये मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है। अगर आ जाए कि मध्य प्रदेश वाले या मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो नर्मदा है, अपने दिमाग में बसा लो। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है, मतलब 3 स्टेटों में बहती है। इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किस नदी को? नर्मदा नदी को। सरदार सरोवर बांध किस नदी में बंधा है, ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकली है। किससे निकली है भैया? अमरकंटक पठार है। मैंने कहा कि पर्वत और पठारों से ही ये नदियाँ सारी निकली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि दुंगा वाली सर जी कहें कि दुंगा से निकल जाएगी, ये दुंगा वाली नहर दुंगा से निकली आएगी। सही है दुंगा वाले सर जी? दुंगा वाले सर कभी कभार नाराज हो जाते हैं, सही है, तो सॉरी इसके लिए दुंगा वाले सर जी को। पश्चिम की ओर बहकर भरूच से 3 किलोमीटर खंपात की खाड़ी में बह जाती है, और अरब सागर की एक खाड़ी है। मतलब मैंने आपको बताया खंपात खाड़ी एक अरब सागर की ही एक खाड़ी है। अब आ जाए, और ये क्या करती है? ये कपिल धारा नाम का एक जलप्रपात बनाती है, सही है। अब देखो, ये नर्मदा यहाँ से निकली, और ये देखो किधर को बह रही है, ये पश्चिम को बह रही है। आपने देखा होगा कि भैया देखो, यहाँ क्या है? उत्तर है, और यहाँ क्या है? दक्षिण है, और यहाँ क्या है? पूरब है, और यहाँ क्या है? पश्चिम है। तो मोस्टली नदियाँ चाहे इधर को बहें, हिमालय वाली बंगाल की खाड़ी में ही गिर जाती हैं। कुछ नदी, एक सिंधु है जो यहाँ से निकलने के बाद में ऐसे चलती है जम्मू कश्मीर में होकर, पाकिस्तान में होकर ये अरब सागर में गिर जाती है, तो वो इधर को आती है। वरना इधर को निकले ये सब बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी में ही गिर जाती है, समझ गए। मगर नर्मदा नदी इतनी बड़ी है सबसे ज़्यादा, जो पश्चिम में बहती है, सही है भैया। चलिए, और ऐसी बड़ी जो भ्रंश घाटी से बैठी, भ्रंश घाटी का मतलब आप देख रहे हैं तो दीवारें ऐसी हैं, ये दीवारें हैं, दीवारें की वजह में से बहती हुई आती। तो भ्रंश घाटी क्या है? ये देखो पत्थर की दीवारें, इसके पीछे से सकरी गली में से निकलती हुई जो नदी है वो यही है नर्मदा घाटी। और ये भैया डेल्टा बनाती है नहीं बनाती है, ये मुझे कॉमेंट करके आप बताओगे। डेल्टा का मतलब होता है रेत और गांध बहा के लाती है या नहीं लाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, बड़ी नदियाँ 4 हैं, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और माही। इसको समानता एक ट्रिक भी बनाई जाती है, यूट्यूब पे मैंने पहले सुना था कि समानता एक ट्रिक है, जिसका मतलब होता है सा का मतलब साबरमती, माँ का मतलब माही, ना का मतलब नर्मदा, और ता का मतलब ताप्ती। ये 4 नदियाँ क्या है? यहाँ पे गिरती हैं, मतलब अरब सागर में गिरती हैं। ये सब पश्चिम में आती हैं। कहाँ पे? पश्चिम में गिर जाती हैं। यहाँ से निकली और पश्चिम में आ गई। वैसे तो इतनी सारी नदियाँ हैं, देखो ये पढ़ो, सही है, मगर हमें इतनी नहीं पड़ी, हमें साबरमती, माही और नर्मदा, ताप्ती पढ़नी है, सही है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर लें कि प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखो प्रायद्वीप का मतलब मैंने क्या बताया, इधर से और इधर से, तीन तरफ से घिरा भूभाग को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं। और प्रायद्वीपीय ये वाली जो बेल्ट है, मध्य प्रदेश से नीचे वाली बेल्ट, ये प्रायद्वीपीय बेल्ट आती है क्योंकि ये तीन तरफ से हमारी पानी से घिरा हुआ भूभाग है। तो ये कहता है, ये देखो ये जितनी भी नदियाँ हैं, चाहे हमारी नर्मदा हो गई, सही है, नर्मदा हो गई, हम कह सकते हैं ताप्ती भी, वही समानता वाली ट्रिक हो गई। उसके बाद में हम कौन कौन सी कह सकते हैं कि भैया देखो गोदावरी भी हमारी कौन सी हो गई, प्रायद्वीपीय हो गई, पक्का। नर्मदा, वो सॉरी नर्मदा तो है ये, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, और ये कावेरी है, ये कावेरी नदी भी हो गई, और इसके बाद में हमारी कृष्णा नदी भी हो गई। ये क्या है, यहाँ की जो नदियाँ होंगी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये सब नदियाँ क्या होंगी, हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ होंगी, सही है। हिमालयी नदियाँ नहीं होंगी, जो हिमालय से निकलेंगी वो हिमालयी नदियाँ कहलाएंगी। जैसे जो इस बेल्ट से निकलती हों, चाहे गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, सिंधु हो, झेलम हो, सतलज हो, ये यहाँ से निकलेंगी। ये जितनी ही नदियाँ यहाँ से निकलेंगी, ये सब की सब क्या होंगी, हमारी हिमालयी नदियाँ। और ये जो मैं लाइन खींच दी, इसके नीचे गोदावरी हो, नर्मदा हो, और चाहे बैन गंगा, सही है, कृष्णा हो, और तुंगभद्रा नदी हो, और कावेरी नदी हो, ये सारी नदियाँ हमारी कैसी होंगी, प्रायद्वीपीय, जो इस बेल्ट से निकलती होंगी। और प्रायद्वीपीय नदियाँ इन पठारों पर्वतों से बीच में से निकलती हैं। हिमालय नदियाँ हमारी ऊपर वाले ये हिस्से से, उत्तरी हिस्से से निकलती हैं भैया, ये अपने दिमाग में बसा लेना। चलिए अब हम थोड़ी और मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंटों की बात कर लें कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लंबी गंगा, और सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन। केटू गार्डविन है क्या, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, मगर जो केटू गार्डविन है वो पीओके में है, मतलब पाक अर्धगिर्त कश्मीर, कह सकते हैं पाक के कब्जे वाले इलाके में केटू गार्डविन है। ये हमारे कब्जे में नहीं है जहाँ पर ये केटू गार्डविन है, सही है। और सबसे बड़ी श्रृंखला भारत की हिमालय है जो उत्तर में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, और सबसे बड़ी श्रृंखला नीलगिरी है जो कि तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा और विश्व की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और सबसे ऊंची चोटी विश्व की एवरेस्ट है, और सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला ये एंडीज है। ये जो चोटियाँ होती हैं ना भैया, ये पर्वत श्रृंखलाओं में ही होती हैं, सही है। जैसे मान लो ऐसे है कोई पर्वत श्रृंखला, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपने देखा ये वाली जो चीज टॉप पे है इसी को चोटी कहने लगते हैं। मतलब पर्वत श्रृंखला की जो नोकें तरह तरह की बनी होती है, सबसे ऊंची जो टॉप वाली चीज़ होगी उसे क्या कहेंगे, हम चोटी कहेंगे। जैसे हम कहते हैं हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, बहुत ज़्यादा बड़ी चोटियाँ हैं, उसकी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला चोटी कौन सी होगी, तो एवरेस्ट होगी। बस विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे जो चीन में है। सबसे ऊँची चोटी एशिया की एवरेस्ट। कुनलुन पर्वत श्रेणी सबसे बड़ी है। अगला है अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी, और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एटलस, सही है भैया। अब दक्षिण अमेरिका, ये महाद्वीप है, ये ध्यान रख लेना, ये देश नहीं है, ये महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची सबसे लंबी नदी अमेजन। एकांगुआ सबसे ऊंची चोटी हो गई, और एंडी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हो गई। उत्तरी अमेरिका, जिसमें यूएसए अमेरिका आता है जिस महाद्वीप में, सही है, जो देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें यूएसए जो आता है। मिसिसिपी सबसे लंबी नदी हो गई। माउंट मैकिनले ये सबसे लंबी ऊंची चोटी हो गई। अलास्का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो गई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से है। क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया गया है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन। यह पूछ लिया गया एकांगुआ जो चोटी है वो किस महाद्वीप में है, तो दक्षिण अमेरिका में, सही है भैया। चलिए अब थोड़ा इनकी दृष्टि भी इसी देख ले। हमारे देश की लगभग नदियां हो चुकी हैं, और बाकी जैसे ही प्रश्नोत्तर होंगे जो बची कुछ हमारी नदियां हैं वो उसमें समेट देंगे हम, सही है। तो घबराने वाली दऊँ वाली बिल्कुल दिक्कत ना है। आप जब इस वीडियो को देखने के बाद में फ्री हो गए तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, सही है। और खड़ो वाले सर को समझाओ, सपना चौधरी के ज़्यादा गाने ना सुने। नील नदी सबसे लंबी नदी है दुनिया की। विक्टोरिया झील से निकलती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है, और ये अफ्रीका महाद्वीप में है, और इसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं। मैंने एक एक पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है। अब आओ अमेजन नदी, अवस्थिति दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिण अमेरिका एंडीज पर्वतमाला से निकल रही है, एंडी जो पर्वतमाला है वहीं से निकल रही है, और ये जो गिर कहाँ गई है, अटलांटिक महासागर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी नदी है। लंबी तो ये है और बड़ी है, जो बहुत ज़्यादा चौड़ी टैप है, सही है भैया। ये अपने दिमाग में बसा लेना, दोनों में अंतर देख लो, सही है। अब आगे आते हैं। तुम दिल की धड़कन में
ना कभी हिम्मत हारना, ना कभी पीछे मुड़ना, मुश्किलें जितनी भी हो मेरे यार जीवन में तुमको बस आगे बढ़ना। हौसला तुम चील सा रखना, बारिश से तुम कभी न डरना, उड़ना तुम बादलों से भी ऊपर, इतनी ऊंची अपनी उड़ान रखना। डीके एजुकेशन अड्डा आपका स्वागत करता है, बारंबार स्वागत करता है। ये भैया सारी की सारी पर्वतमालाएं, ये उन पर्वतमालाओं में सबसे टॉप वाली चीज़ है, मतलब टॉप का मतलब सबसे ऊंचा वाला पर्वत है, ये कह सकते हैं दोनों वाले सर जी ऊंचा पर्वत है, सही दोनों वाले सर जी। अब बात करते हैं हम, और ये सारी की सारी हम इंडियन की बात करेंगे, अब विश्व की नहीं करेंगे। विश्व का पिछला चार्ट बता दिया आपको, मैकनेले और इस टाइप में एकंगुआ वगैरह हो गई, ये हम अपने देश की बात करेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में, और नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागरमाथा। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईबुड़ी जो साउथ में है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे बड़ी चोटी डोडो बेटा, और सतपुड़ा पर्वत की धूपगढ़। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सैंडल पीक। लक्षद्वीप की नारचो। आरावली पर्वत श्रृंखला की गुरु शिखर जो कि माउंट आबू में है, राजस्थान। सही है, ये अपने दिमाग में बसा लो भैया, ऐसे समझ लो नंबर यहाँ से बरस रहे हैं, जितने लूट सके उतने लूट लो, फिर पछताए का होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। सही है भैया, ऐसा ना हो। बुरी समा भी जला सकते हो, आंधी से कश्ती भी निकाल सकते हो, निरंतर चलते रहो अपने पथ पर, किस्मत तुम अपनी आप बदल सकते हो मेरे भाई, मत टेंशन लो। सही है यार, कभी ये मत सोचो भाई, बस लगे रहो भाई मिशन पे, मिशन कामयाब होगा, हिम्मत मत हारो। अब थोड़े मोस्ट इंपोर्टेंट सतपुड़ा से संबंधित। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है, मतलब मध्य का मतलब मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा ताप्ती के दरार घाटियों के बीच राज पीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत है। पूरब में इसका विस्तार छोटा नागपुर तक है। ये पर्वत श्रेणी का एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा ब्लॉक, जो मुख्यतः ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। क्या है, धूपगढ़ है, धूपगढ़ याद रखना, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा रेंज के मैकाल पर्वत में अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी, सोन नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक पठार है, उससे नर्मदा नदी और सोन नदियाँ निकलती हैं, दो उसके पठार से अमरकंटक के, जो कि सतपुड़ा में है। अगले आता आरावली। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करूंगा। आरावली भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। राजस्थान में आडावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में आरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। मतलब देखा जाए कि विश्व में भी सबसे ज़्यादा प्राचीन जो आता है वो आरावली आती है, जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है, ये संसार की सबसे प्राचीनतम, हाँ भाई ये इंपोर्टेंट है, सबसे प्राचीनतम है, जो राजस्थान के उत्तर दक्षिण भागों में, मतलब राजस्थान है उसको उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है ये आरावली उसको, अब बीच में से। इसकी उत्पत्ति प्रेकेबियन युग, ज़्यादा डीप में आएगा ये आ जाएगा, प्रेकेबियन युग में हुई थी इसकी उत्पत्ति। आरावली का सर्वोच्च शिखर सिराई जिले में गुरु शिखर है। गुरु शिखर लिख गया, मगर गुरु शिखर है जो माउंट आबू में है। सही है, जो सबसे ऊंची चोटी है। अब आ जाए हिमालय से संबंधित थोड़े मोट पॉइंट। हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कोवर के भूसन्निधि सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से। भैया यहाँ से ना कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत था एक, इसको विस्तार से मैं अगला वीडियो बना दूंगा, इसलिए विस्तार से नहीं बना रहा हूँ, अभी रट्टा मारने का टाइम है, रट्टा मान लो, यहीं से एक नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तैंतीस महासागर था पहले यहाँ पे ना, जो हिमालय से है ये 33 महासागर था पहले। यहाँ पे एग्जाम में ये भी पूछ लिया गया कि जो हिमालय इस समय है पर्वतमाला, इस यहाँ पहले क्या था, तो 33 महासागर था, 33 सागर। सही है भैया, मैं जरा थोड़ा वाटर पी लूं, पानी। मैं भैया नॉन स्टॉप वीडियो बनाता हूं ना, इसलिए माफ़ी चाहता हूं, बार बार आपको डिस्टर्ब होना पड़ रहा है। मूड फ्रेश करने के लिए पानी भी पीना पड़ता है ना, पड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। थोड़ा एतबार रखना, थोड़ा इंतजार करना, इतना आसान नहीं होता फल सफलता का चखना, रात और दिन लगना पड़ता है भाई। सही है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। सही है, जिसको नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा, नेपाल में, जिसकी पहले 8,848 क्या थी ऊंचाई मीटर में, अब ये इतना बढ़ गई है, 0.86 मीटर हो गई है। सही है, ये एक्यूरेट लिखी है मैंने बिल्कुल। अब आ जाओ, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। समझ गए कैसे, 4 भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब यहाँ ये समझ लो कश्मीर हिमालय में है क्या क्या, केटू गार्डविन चोटी, काराकोरम दर्रा। एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया कि भैया जो कश्मीर हिमालय केटू गार्डविन है किस हिमालय में आती है, कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय के नीचे आता है
कुमायूं हिमालय। ये क्या है, इसमें बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, नंदा देवी, धौलगिरी चोटी वगैरह पर्वत श्रेणियाँ वगैरह हैं। तो ये हमारे कुमायूं हिमालय में आ गए। अब नेपाल हिमालय में क्या आता है, एवरेस्ट जो है वो नेपाल हिमालय में आती है, और सागर माथा जो जिसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी का उद्गम, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता दोनों नदियों का उद्गम स्थल है जो मानसरोवर में नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। असम हिमालय, कंचनजंगा जो सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है, और केटू गैडविन के बाद पहले नंबर की चोटी आती है। अगर केटू गैडविन को हटा दिया जाए भारत में तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। और गारो खासी जयंतियाँ, ये बहुत पूछ लिया गया है कि गारो खासो जयंतियाँ पहाड़ियाँ भी असम हिमालय में आती हैं, और ये कहाँ पे है, मेघालय में है। पहाड़ी मतलब पहाड़ से छोटी बहन, मतलब पहाड़ बहुत ऊंचे होते हैं, पहाड़ से छोटी वाली कैटेगरी। अब जो मैंने 4 बताए थे वो देखो यहाँ सुन लो, ये वाली जो बेल्ट है ये पंजाब हिमालय की आ गई, सही है। इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ नक्शे से कि नक्शे से ना थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा तुम्हारा, सही है भैया। ये थोड़ा ये समझाने का हमारा मकसद है। और फिर ये आ गया कुमायूं हिमालय, ये ऐसे ऐसे बटे हुए हैं, सही है। और ये आ गया नेपाल हिमालय, और ये आ गया हमारा असम हिमालय। अब आप समझ सकते हो कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर में स्थित 7 सीमाओं में फैला है, जैसे ये चीज़ है ना हिमालय, ये कितने देशों में फैला है, 7 देशों में। कौन कौन से, एक तो ये पाकिस्तान आ गया, थोड़ा सा देखो अफगानिस्तान में हरा हरा दिख रहा है ये, सही है, यहाँ पहुँच गया। उसके बाद देखो भारत में तो है ही, यहाँ से लेकर देखो ये पूरा भारत का, देखो ये भारत का नक्शा है, यहाँ देखो ये पूरा भारत में, और लेकर यहाँ से लेकर देखो ये पूरा भारत में आ गया। नेपाल, पूरा नेपाल तो पूरा ही मान लो, ये तो हिमालय के पर्वतों में बैठा हुआ है बिल्कुल। अब भूटान देखो ये है छोटा सा, ये भी हिमालय के बिल्कुल गोद में बैठा हुआ है। अब भैया इधर तो है ये चाइना, ये तिब्बत उब्बत है। और म्यांमार ये थोड़ा सा, ये देखो म्यांमार, ये देखो ये आ गया, ये म्यांमार आ गया। तो ये इसकी सीमा भारत, जो ये नेपाल है वो सॉरी जो हिमालय है वो कितने देशों में है, 7 देशों में है। अब आपने देख लिया कौन कौन से हैं, ये अपने दिमाग में बसा लो। नक्शा का मतलब था, नक्शे से समझा देंगे तो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। नमस्कार, डीके एजुकेशन अड्डा आपका स्वागत करता है। बुझी समा भी जला सकते हैं, आंधी से कश्ती भी निकाल सकते हैं, निरंतर चलते रहो अपने पथ पर, किस्मत तुम अपनी बदल सकते हो। थोड़ा एतबार रखना, थोड़ा इंतजार करना इतना आसान नहीं होता, फलसफा का सकना। डीके एजुकेशन अड्डा आपका बारंबार स्वागत करता है। सही है, दउआ वाले सर और खड़ुआ वाले सर। नीलगिरी की पहाड़ियां, सब कुछ निबट चुका, अब इसको भी निपटाना मेरे यार बाकी है। यार मुझे आपके ना सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, अभी अपनी ये मानो छोटा बचपना मैंने शुरू किया है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो क्या से क्या होगा ये आप ही जानते हो। फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इनको समझेंगे। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के पर्वतीय क्षेत्र हैं, सुदूर दक्षिण के क्षेत्र हैं। इन पहाड़ियों में पर पश्चिमी व पूर्वी घाटों का संगम है। ये कौन से, ये घाट है नीचे जो प्रादीपीय है, ये मैंने जो लाइन खींच दी, इधर ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी हो गया, तो इसका यहाँ संगम होता है इससे। चलिए आगे नक्शे में देखेंगे। डोडो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने दोदा बेटा कर दिया, मुझे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वैसे ये डोडो बेटा है, सही है। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। अगर क्वेश्चन आ जाए नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डोडो बेटा, जहाँ पे टोडा जनजाति रहती है। ये एग्जाम में पीसीएस तक में पूछ लिया गया था कि भारत की जो टोडा जनजाति है कहाँ रहती है, कई सारे ऑप्शन थे। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर रहती है। अच्छा, नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है, किसे, नीलगिरी की पहाड़ियों को। एक एक क्वेश्चन सोने से खरक को नशन है भाई, डीके एजुकेशन पे आपको कतई फर्जी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी ही नहीं। अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा समझिए, ये मैं नक्शे को थोड़ा समझा रहा हूँ आपको, 1 मिनट रहिए। ये वाला नीलगिरी का ये पूरा मैटर है। इनका ज़्यादातर हिस्सा किस में है, हमारा तमिलनाडु में है, थोड़ा हमारा केरला में गया है। तो इसका क्या है, यहाँ से ऐसे जाता है तो यहाँ पे इसका संगम हो जाता है, मतलब पूर्वी घाट का और पश्चिमी घाट का। तो यहाँ के जो ये वाला घाट है ये हमारा पूर्वी घाट हो गया क्योंकि ये पूरब में है, और ये वाला जो प्रादीप का है ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया। तो ये नीली है ना, ये दोनों को मिलन करा देता है, यहाँ पे इतना बड़ा जंगल है, सही है। अब हम बात करते हैं कि भैया पठार कौन से होते हैं, सही है। पठार क्या भला होती है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अब एक बात समझो, ऐसे है, ये क्या है, पहाड़ है, और जो सबसे टॉप की है ये हमारी, इनकी सबकी महारानी हो गई, मतलब चोटी हो गई। और ये जो प्लेन एरिया है,
मैदान से ऊंचा, एक मैदानी क्षेत्र होते मैदान से ऊंचा है और पहाड़ पहाड़ियों से छोटा है, समतल है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पठार कहलाएगा। पठार की परिभाषा होती है कि सागर तल से 600 मीटर ऊंचा होगा, जमीन से उठा भूभाग, मतलब मैदान जो खड़ा है उससे ऊंचा भूभाग होगा, और पूरी दुनिया में इसका 33% है, मतलब 33% पठार पूरी दुनिया में है, बाकी मैदान पहाड़ रहे अलग। सही है। अब विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, इसे दुनिया की छत भी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को कहते हैं। अब भारत के कुछ महत्वपूर्ण पठारों के बारे में हम जानकारी रख लें। भाई सबसे पहले तो आपको नक्शे की समझ होनी चाहिए। अगर नक्शे की समझ होगी तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी आपसे बच पाएगा, भाई चुटकियों से उड़ जाएगा। ये छोटा नागपुर का पठार है और ये हमारा पूरा दक्कन का पठार है, और ये दक्कन का पठार हम नक्शे में देख रहे हो, दक्कन मतलब दक्षिण, और दक्षिण का पड़ाव हमारे यहाँ सर्वाधिक बड़ा है, पूरे भारत का बहुत सही है। कौन सा, दक्कन का पठार। और कई सारी नदियां यहाँ छोटे नागपुर पठार से निकल रही हैं। ये सीलांग का पठार है, मतलब जो मैदानी क्षेत्र है और पहाड़ से नीचे और मैदानी क्षेत्र से ऊंचे भूभाग है। ये बुंदेलखंड का पठार, ये मालवा का पठार। अब कई बार अगर क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि भाई ये जो कर्नाटक का पठार है ये किसका, मतलब किसका हिस्सा है, बुंदेलखंड पठार का, मालवा पठार का, दक्कन के पठार का, छोटे नागपुर का, तो आपके दिमाग में आएगा कि कर्नाटक तो यार साउथ में है, तो मतलब दक्कन पठार का ही ये हिस्सा होगा। तो ये अपने दिमाग में थोड़ा नक्शा, मैं एक स्पेशल नक्शा पे वीडियो बनाऊंगा और पूरा नक्शा से पढ़ाऊंगा यार। सही है भाई। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही वो आएगा नोटिफिकेशन, हो सकता है आपके पास वीडियो ही ना पहुंचे अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो। सही है। अब थोड़े अपने भारत की बात कर ले मेरे भाई। ये जो मुस्कान मैंने लगाई है दंगों वाले सर की और खंडिया वाले सर की संयुक्त मुस्कान है। सही है, क्योंकि दंगों वाले सर क्या है, वो टेट क्वालिफाइड है। सही है, सुपर टेट का मिशन उनका चल रहा है। खंडुआ वाले सर क्या है, अभी टेट पास भी नहीं कर पाए हैं। सही है, दोनों दोस्त हैं दुश्मन, ये कमेंट करके बताएंगे। भौतिक वितरण को कुल क्षेत्र के प्रतिशत में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। हमारे भारत में 30% पर्वत हैं, 27.7% पर्वत पठार है। पठार दुनिया में 33% है, मैंने पीछे पढ़ाया है, मगर भारत में अगर उनकी हिस्सेदारी जाएगी 27%, और मैदान है 43.2%। ये इनकी हिस्सेदारी हो गई हमारे यहाँ पे, पर्वत 30 और लगभग 27 पठार और 43 मैदान। मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। आप सुनो, यह पढ़ो। छोटा नागपुर का पठार, ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में फैला हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा फैला हुआ है जी। और ये भारत का सबसे प्राचीनतम पठार है। कौन सा, सबसे प्राचीनतम पठार है, ये ध्यान रखना भैया। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के दो भागों में विभाजित करती है। जो दामोदर नदी है वो पठार के बीचों बीच से निकलती है और दो भागों को विभाजित करती है। छोटा नागपुर के पठार का जल अपवाह बरकरार दामोदर, स्वर्ण रेखा और कोयला नदियों के द्वारा होता है। पठार का जल अपवाह। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण भारत का रूर भी कहा जाता है। और ये कतई वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब भूल जाओ मगर इसे मत भूलना कि भारत का रूर कहा जाता है और इसका विस्तार कहाँ है, बस ये पढ़ लो। सही है, ये पढ़ना है तुम्हें और ये पढ़ना, बस बाकी भूल जाओ। छोटा नागपुर पठार। तुम दिल की धड़कन में, भैया थोड़ा पानी पी लूं मैं। जय हो खंडों वाले सर की। ना कभी हिम्मत हारना, ना कभी पीछे मुड़ना, मुश्किलें जितनी भी हो मेरे यार, जीवन में तुमको बस आगे बढ़ना। अब बात करते हैं दक्कन का पठार। ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसका निर्माण मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। ये पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सतपुड़ा, ये पश्चिम जितने दक्षिण के स्टेट हैं लगभग वो सब सिमट गए इसमें। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के मध्य में स्थित है ये। सही है, ये सबसे बड़ा है, बस ये याद रखना। आइए रट्टा लगाए भाई, चलो स्टार्ट हो जाओ। मुस्कुराहट देखो खंडिया वाले सर की, क्या कहने। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी पर, अलकनंदा। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी पर, मंदाकिनी। और भागीरथी का कहाँ से निकलती है, जिसको गंगा बोलते हैं भाई, देवप्रयाग में मिल जाती है, गौमुख कह सकते हैं या गंगोत्री कह सकते हैं। अगला
हुआ है भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल दामोदर, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से निकलती है, नर्मदा। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा और ताप्ती। भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी नदी है जो उल्टी बहती है, मतलब पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा। भारत में यंगलू जंगमो नदी किस नाम से, ब्रह्मपुत्र। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है, सोन, नर्मदा और महानदी। ये इंपॉर्टेंट है भैया, सबके सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए भैया पिछली बार। सही है। कौन सी नदी सबसे अधिक परिवर्तन बदलती है, कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहते हैं भैया, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करती है ये नदी। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी। अच्छा, एक कमेंट करके यार ये बताना मुझे, गिरिजा देवी जो मंदिर है उसमें जो नदी निकल रही है, गिरिजा देवी, मैं भी गया था यार, मैंने तो कोई आज तक पहाड़ी भी नहीं देखी, पहली बार अपनी लाइफ में देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप कमेंट करके ये बताना जो गिरिजा देवी है हमारी, उसमें कौन सी नदी बह रही है। मैं यार इंतजार करूँगा आपके कॉमेंट का। सही है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल जलधारा बनाती है, नर्मदा। इंपोर्टेंट है भाई। कावेरी नदी जल विवाद बहुत समय तक रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया था, कर्नाटक और तमिलनाडु दो साउथ के थे उनमें। और अगला है 15वां, कौन सी नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है, मैन नर्मदा और सोन। सही है। अगला प्रश्न नंबर 16, कौन सी नदियां अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, कोसी। दक्षिण भारत की नदियां सबसे लंबी, गोदावरी, दक्षिण भारत की, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी प्रसिद्ध है, कोसी। कोसी यार ये तो पीछे ही पड़ गई। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में, तभी तो गंगा कहलाती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर। भारत का बृहत्तम नदी मतलब सबसे बड़ी, गंगा, 2525 किलोमीटर। अभी नक्शा देख के यार उसको उत्तर दो तुम, अब मैं ना बोलूँगा, ये नक्शा देखो अच्छा तुम गौर से। हमें तुमसे हुआ है प्यार। आरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में अवस्थित नहीं है, मतलब ये कह रहा है 3 स्टेटों में तो होगी आरावली। अब ये हमारी आरावली को छांटो, आप कहाँ है आरावली, दिख रही है, ये आरावली है। अब यार थोड़ा दिमाग लगाओ, नक्शा अगर आप लोग देखते हो थोड़ा बहुत कि यार ये कहाँ ना हो सकती है, भैया राजस्थान में तो हो सकती है, राजस्थान बिल्कुल है, राजस्थान की साइड में, ये गुजरात के पास में है, और ये गुजरात के पास में भी है, ये राजस्थान है और ये हमारा गुजरात हो गया, कतई कन्फर्म है। हरियाणा, हाँ यार यहाँ हो सकती है क्योंकि अमरा के बराबर से निकल रही है और ये हरियाणा के साइड से निकलती है। उत्तराखंड यहाँ है, क्या उत्तराखंड पहुँच जाएगी ये, ना, तो उत्तराखंड इधर आई। नक्शा देख के भी आप बता सकते हो कि भैया आरावली पर्वत राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में है, मगर उत्तराखंड में नहीं। नक्शा देखने का ये फायदा है मेरे यार। अच्छा इसमें बताओगे यार तुम, नक्शा देख कर बताओ मेरे गुरु, बताओ दूंगा वाले सर जी, आप बताओ यार फटाफट, बताओ दूंगा वाले सर जी, आप दूंगा वाले सर ने अगर कमेंट ना करा तो खंडेवाल सर से मामला गड़बड़ करा देंगे इनका। कराओ भी खंडेवाल वाले सर, आप बताओ, सपना चौधरी से निपट के इधर आ जाओ फटाफट। सही है भाई खंडे वाले सर जी। अच्छा ये बताओ कमेंट करके यार, सपना चौधरी का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो खंडो वाले सर को पास करा दे यार, बहुत देखते हैं वीडियो यार, अगर 1 नंबर भी आ गया सपना चौधरी का, एक गाना याद है उनको यार। सही है, एक दिन खंडे वाले सर से मिलवाएंगे आपसे, उधमपुर वाले सर से, दोनों से, उनको फोटो डालेंगे इसमें। किस नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है, देखो जो भारत में ये सब प्रादीपीय नदियां हैं ना, ये दिवाली बेल्ट यहाँ से जितनी निकलती हैं, ये तो भारत की, इनका उद्गम भारत से ही है। जो हिमालय से इधर निकल रही हैं, गंगोत्री, ग्लेशियर और यमुना, ये उत्तराखंड वाली बेल्ट से, ये भी भारत से है। अब जो यहाँ से निकलेंगी, इधर देखो तिब्बत वाली बेल्ट से, मानसरोवर, यहाँ पे जो नदियाँ होंगी, यहाँ से जो उद्गम हो होगा वो भारत से बाहर से ही रहो। अब गंगा को तो गंगोत्री से ही रहो, उत्तराखंड में आप जाती हो गंगोत्री ग्लेशियर में, कोई पासपोर्ट वीजा बनवाने की जरूरत थोड़ी है, ऐसे चले जाते हो। यमुना को यमुनोत्री से ही रहो, आपको पता ही है भैया। सही है। तो जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र का कहाँ से होता है भैया, मानसरोवर से होता है, जो कि तिब्बत में है, जो चीन के तिब्बत में है। तो ये ब्रह्मपुत्र का, इसका भारत से बाहर से होता है, बाकी कावेरी, यमुना और गंगा का भारत में ही होता है। और प्रादीपीय नदियाँ जितनी भी है टोटल, सही है, इतनी वाली, ये तो सब भारत में ही है। कौन सी नदी प्रादीपीय नदी नहीं है, मतलब यहाँ पे ना बह रही है, कहाँ पे, प्रादीप में, ये इतने बीच में ना बह रही हो। सही है। अब कौन सी नहीं है, नदी है, हाँ नदी है, मतलब है, नहीं का नहीं होगा। तो गंगा है, गंगा तो नहीं है, गंगा तो भैया इस टाइम है, हिमालयी नदी है। कोसी, कोसी ये भी गंगा के साथ ही मिल जाती है। अच्छा घाघरा, घाघरा भी यही है गंगा वाली बेल्ट में। कृष्णा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये यहाँ पे बहती हैं। तो ये हमारी कौन सी है, प्रादीपीय नदी है। तो ये कृष्णा इज राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ। अपनी काबिलियत पर यकीन रखना मेरे यार, ऐसी उम्मीद हम तुमसे करेंगे। छोड़ पीछे सबको, तुम आगे बढ़ना, लोग तो तुमसे जलते रहेंगे। हौसला तुम चील सा रखना, बारिश से तुम कभी न डरना। उड़ना तुम बादलों से भी ऊपर, इतनी ऊंची अपनी उड़ान रखना भैया। सही है। मैं यार खरे सोने की तरह पढ़ा रहा हूँ आपको, ये मान लेना एक एक पॉइंट। सांगपो को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं और देहांग
अरुणाचल प्रदेश में किस नदी को बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को। पद्मा बांग्लादेश में किस नदी को कहा जाता है? गंगा को। ब्रह्मपुत्र नदी भारत किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, वेरी इंपोर्टेंट। सारे के सारे पॉइंट खरे सोने की तरह हैं यार। ये भैया आपको कमेंट करके उत्तर देना होगा। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत, ये भारत है हमारा चतुष्कोणीय। ये मुझ पर बनाना नहीं आता नक्शा। ये इसका कौन कौन सा, ये हो गया हमारा दक्षिण, और ये हो गया हमारा उत्तर, और ये हो गया हमारा पूरब, और ये हो गया हमारा पश्चिम। कभी क्लियर है? तो ये कह रहा है अरावली, हिमालय और नीलगिरी और मेघालय। आप कमेंट करके यार मुझे उत्तर देना कि कौन सा उत्तरी सीमा में है। कुछ मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ ना, आप थोड़ा लोड आप भी तो ले लो। कहियो भैया खड़े वाले सर जी, किस हिमालयी चोटी को सागर माता कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। और कहाँ कहा जाता है भैया? ये नेपाल में कहते हैं नेपाली लोग। सही है। जास्कर श्रेणी स्थित है जम्मू कश्मीर में। धौलाधर पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित हैं लघु हिमालय में। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, ये सब इंपोर्टेंट। डांकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो, तंजानिया। कहाँ पे है? तंजानिया। ये बहुत पूछ लिया गया भैया तंजानिया वाला। सही है। किलिमंजारो है तो अफ्रीका महाद्वीप में, मगर अफ्रीका महाद्वीप में तो बहुत सारे देश हैं। जैसे अपने एशिया में भारत है, चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, वैसे ही मान लो। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। सही है। हिमालय की जो ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में है। सही है। संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी केटू गार्डविन, इससे बड़ी कौन सी है? एवरेस्ट। माउंट गार्डविन स्थित है काराकोरम। केटू जो है जो पीओके में है। सही है। पाक अधिकृत कश्मीर में है, अभी भारत के हिस्से में जो नहीं है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग है पीर पंजाल श्रेणी में। सही है। जो जवाब वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा कर्नाटक केरल तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। कर्नाटक केरल तमिलनाडु तीनों का मिलन स्थल है, मतलब तीनों में है थोड़ी थोड़ी। वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? नीलगिरी। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? हिमालय। अगला, वह क्या है जिसे नेपाल में सागरमाथा, तिब्बत में चोंगलोंगमा कहते हैं? एवरेस्ट। तिब्बत में चोंगलोंगमा बोलते हैं एवरेस्ट को। नांगा पर्वत अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। आरावली श्रेणी किस राज्य में है? राजस्थान। भारत में आरावली पर्वत का निर्माण हुआ कैलोडियन युग में। भारत के सबसे पुराने मोड़दार पर्वत श्रेणी आरावली। वेरी इंपोर्टेंट है भैया। तुम दिल की माउंट आबू जो एक पर्वत स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आरावली। दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी वेरी इंपोर्टेंट न्यूजीलैंड। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? अफ्रीका। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची अनाईमुड़ी। सही है। दक्षिण भारत की, हाँ मैं दे दिया देखो। प्रश्न नंबर 49, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची सैंडल पीक। नंदा देवी चोटी किस राज्य में? उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? कुमायूं हिमालय का। उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी, सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की नंदा देवी। ये भैया सब इंपॉर्टेंट है। पर्वत पठार नदी से यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी है? किसकी? आरावली की। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों द्वारा घिरी है सतपुड़ा पर्वत पहाड़ियों द्वारा। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में है भैया। यूएसए पश्चिमी कार्डिलेरा कौन उच्चतम श्रेणी है? यूएसए रॉकीज। रॉकीज पर्वत श्रृंखला है जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, जो कि यूएसए में है। मतलब उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है और यूएसए एक देश है, मतलब अमेरिका। एल्पस या आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? यूरोप में। ये सारे के सारे यार खरे सोना है। आल्पर पर्वत किस देशों में फैला है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों में। माउंट ब्लॉक किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? आल्पस। कौन सा जर्मनी में अवस्थित पार्क है? ब्लैक फॉरेस्ट का यह एग्जाम में पूछा गया कि ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है, तो जर्मनी में है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, खरे सोने की तरह। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? 33 सागर था, मैंने बताया तुम्हें। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया गिरनार पहाड़ियाँ। सही है। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। ब्लैक ब्लू ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में है? यूएसए में। वेरी इंपॉर्टेंट।